नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों 1935 एक्ट की विशेषताएं। 1935 एक्ट के कारण क्या रहे वो मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं। जो कारण थे वो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम, तीनों गोलमेज सम्मेलन और श्वेत पत्र। इसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो कक्षा देखी होगी। देखो बच्चों, मैं आपको हर रोज कहता हूं कि अगर आप क्रमानुसार से क्लासें देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान से, तो पहले आप अगर किसी ने नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियो देखें, उसके बाद आज की वीडियो देखें बच्चों, तो सब कुछ समझ में आएगा। तो देखो बच्चों, 1935 एक्ट जो बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम था जी। प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, एक प्रश्न यहाँ से ये भी निकलता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए पहला कौन सा अधिनियम बनाया गया। तो पहला अधिनियम हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, 1858 अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया था। 1857 में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, बड़ा ही महत्वपूर्ण, जिसका भारतीय इतिहास में स्थान है बच्चों। तो उसके बाद 1858 में जो पहला अधिनियम आया था वो था 1858 अधिनियम भारतीयों के लिए। और अंतिम अधिनियम की अगर हम बात करें तो वो है 1935 अधिनियम। तो प्रथम और अंतिम दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद रखें, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर बच्चों ऐसा प्रश्न जी। अब 1935 एक्ट की विशेषताएं क्या थी? ये अब तक का भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम था, सबसे बड़ा अधिनियम था। ये अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है बच्चों क्योंकि जो वर्तमान संविधान है हमारा, जो वर्तमान संविधान है हमारा, वो भी अधिकतर इसी से लिया गया है। जब एक प्रश्न बनेगा बच्चों आपका आगे जाके, जब हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे तो वहां पर एक प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी भारत का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये पूछा जाएगा बच्चों आपसे। तो प्रश्न क्या, सबसे बड़ा स्रोत, तो क्या हुआ? 1935 अधिनियम ही सबसे बड़ा स्रोत है, ये बच्चों याद रखना। 1935 एक्ट के अंदर बच्चों 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। पूछा जा सकता है प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसके अंदर 10 अनुसूचियां थी बच्चों और 321 इसके अंदर धाराएं थी। 321 इसके अंदर धारा थी। कुछ बच्चे इनको अनुच्छेद बोलते हैं, 321 अनुच्छेद। तो देखो बच्चों, इसको अनुच्छेद नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अनुच्छेद संविधान में होते हैं, अनुच्छेद संविधान में होते हैं और ये संविधान में नहीं थी, ये 1935 अधिनियम के अंदर थी। तो इसलिए इनको अनुच्छेद नहीं बल्कि हम धाराएं बोलेंगे बच्चों, याद रखना। ऑप्शन में आ सकता है 321 धारा थी, अनुच्छेद थे, क्या थे? तो आपको याद रखना है 321 धारा थी, न कि अनुच्छेद। अनुच्छेद संविधान के अंदर होते हैं बच्चों, ये संविधान नहीं था। हालांकि भारतीय संविधान का आधार यही था, लेकिन ये संविधान नहीं था, केवल एक अधिनियम था। तो इसके अंदर 10 अनुसूचियां और 321 धाराएं थी बच्चों। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं रही इस अधिनियम की, वो क्या क्या थी? देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसके अंदर एक चीज कही गई, क्या? देखें, नंबर 1 कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। इसके अंदर जो प्रस्ताव रखा गया बच्चों, वो रखा गया अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव इसके अंदर रखा गया। अब अखिल भारतीय संघ जो था वो क्या था, क्या चाहती थी ब्रिटिश सरकार? वो चाहती थी कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र हैं और जो देशी रियासतें हैं, वो सब मिलकर एक क्षेत्र बनाए, वो सब मिलकर एक ही क्षेत्र बनाए। तो इसके अंदर बच्चों 11 तो थे ब्रिटिश प्रांत जिन पर ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो ब्रिटिश प्रांत 11 ब्रिटिश प्रांत थे बच्चों, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे। जैसे वर्तमान में कमिश्नरी क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय भी ऐसे ही 6 कमिश्नरी क्षेत्र होते थे बच्चों। और देशी रियासत, ये सब मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करें, ऐसा ब्रिटिश सरकार चाहती थी। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया।
क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो देशी रियासतों के राजा थे वो उनकी इच्छा पर निर्भर था कि वो इस संघ में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा पर निर्भर था, तो वो शामिल हो ना हो, इसलिए अखिल भारतीय संघ सफल नहीं हो सका। बच्चों याद रखना महत्वपूर्ण विशेषता। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में क्या किया गया बच्चों? द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। किसकी बच्चों? द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। जैसे वर्तमान में बच्चों हमारे दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उस समय भी दो सदन बनाए गए। दो सदन बनाए गए बच्चों, कौन कौन से? जो दो सदन थे उनके नाम थे बच्चों, एक था राज्य परिषद और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा। वर्तमान में जो इनके नाम है बच्चों वो है राज्यसभा और लोकसभा। वो है राज्यसभा, इसको हम बोलेंगे राज्यसभा बच्चों, और इसको बोलेंगे लोकसभा। नोट करते रहना साथ के साथ बच्चों, राज्यसभा और लोकसभा वर्तमान में बोलेंगे। वर्तमान में भी जैसे अलग अलग सदस्य हैं उसी प्रकार उस समय भी अलग अलग सदस्य बनाए गए। तो उस समय जो राज्य परिषद थी, उस राज्य परिषद के अंदर जो टोटल सदस्य बनाए गए बच्चों वो थे 260, और जो केंद्रीय विधानसभा थी उसके अंदर सदस्य बनाए गए 375। 260 और 375 अलग अलग सदस्य बनाए गए बच्चों। लेकिन ये सदस्य आएंगे कहां से? क्या इनका चुनाव होगा? क्या ये मनोनीत किए जाएंगे? क्या इनको ब्रिटिश सरकार नियुक्त करेगी? ये सदस्य कैसे होंगे? तो इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है बच्चों। तो 260 जो सदस्य थे इसमें से निर्धारित किया गया बच्चों कि जो 156 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, यानी जहां पर ब्रिटिश सरकार का शासन है। 104 सदस्य जो होंगे वो देशी रियासतों से होंगे बच्चों, ऐसा इसके अंदर कहा गया। 156 ब्रिटिश से और 104 देशी प्रांतों से। इसी प्रकार इसके अंदर भी बच्चों यही फैसला किया गया कि जो 250 सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, और जो 125 सदस्य हैं बच्चों वो देशी रियासतों से होंगे, ऐसा इसके अंदर फैसला लिया गया। अब जो ये सदस्य होंगे, बात चली थी इनकी कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनको मनोनीत करेंगे, इनको निर्वाचित करेंगे, क्या किया इसके लिए क्या विधि बनाएंगे। तो बच्चों देखो, जो ये 156 सदस्य थे ब्रिटिश, ये चुनाव के द्वारा चुनकर आए ब्रिटिश प्रांतों से। जो 250 सदस्य थे बच्चों केंद्रीय विधानसभा में, ये भी चुनाव के द्वारा चुनकर आए। लेकिन जो 104 और 125 सदस्य हैं बच्चों, ये राजा के द्वारा मनोनीत किए गए। इनको निर्वाचित नहीं किया गया बच्चों। पूछा जा सकता है कि इनको मनोनीत किया गया था या निर्वाचित किया गया था। तो जो ये दोनों सदस्य थे बच्चों, इनको क्या किया गया था? इनको मनोनीत किया गया था राजा के द्वारा, और ये चुनाव के द्वारा चुनकर आए थे, ऐसा आप ध्यान रखें बच्चों जी। तो इस प्रकार से द्विसदनात्मक प्रणाली अपनाएंगे। दूसरे जो सारे विषय थे बच्चों, उनका बंटवारा किया गया। जितने भी उस समय विषय थे उनका बंटवारा किया गया। कैसे? देखो बच्चों, जो विषय थे उस समय टोटल 149 विषय बनाए गए जिनके ऊपर सरकार अपने फैसले लेती थी, जो अधिनियम में शामिल किए गए। तो 149 में से किनके ऊपर केंद्र सरकार फैसला लेगी, किसके ऊपर राज्य सरकार फैसला लेगी, जो उस समय थी, यानी कि राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा का जैसे हम पहले बता चुके हैं कि उस समय गठन हुआ। तो संघ और केंद्र के बीच उस समय भी शक्तियों का बंटवारा हुआ, और जो संघ सूची में विषय शामिल किए गए बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है संघ सूची में कितने विषय थे 1935 अधिनियम में। तो संघ सूची में बच्चों 59 विषय थे, और जो समवर्ती सूची थी यानी दोनों की मिली जुली,
उसके अंदर अलग से थे। प्रांतीय पहले हम करते हैं, प्रांतीय सूची में कितने विषय बच्चों 54, और जो बची समवर्ती सूची, वर्तमान में भी ऐसे ही 3 सूचियों में हमने सभी विषयों को बांट रखा है बच्चों। समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय शामिल किए गए। टोटल 149 विषय थे जिन्हें केंद्र और राज्यों में बांटा गया, यानी प्रांतों में बांटा गया, उस समय प्रांत बोले जाते थे, तो इनका बंटवारा किया गया केंद्र और प्रांतों के अंदर। तो 59, 54 और 36 टोटल 149 विषय थे। लेकिन एक ध्यान रहे बच्चों, समवर्ती सूची से संबंधित जो विषय थे, यानी जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को, यानी प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार से मेरा तात्पर्य है प्रांतीय सरकार, उस समय दोनों को मिलकर फैसला लेना था कि इसका क्या निर्णय लिया जाए। तो अंतिम रूप से अगर उस मामले पर बहस हो जाती है तो अंतिम रूप से जो निर्णय लेने का अधिकार था वो केंद्र के पास था, न कि प्रांतों के पास था। किसके पास था बच्चों? केंद्र के पास था। नंबर 4, जो द्वैत शासन अपनाया गया था बच्चों, ये हम चर्चा कर ही चुके हैं। द्वैत शासन अपनाया गया उसमें, द्वैत शासन 1919 एक्ट में हमने पढ़ा था बच्चों। 1919 एक्ट में जो द्वैत शासन था वो केवल प्रांतों में अपनाया गया था, केंद्रीय स्तर पर नहीं अपनाया गया था, केवल प्रांतों में अपनाया गया था। लेकिन 1919 एक्ट के बाद 1935 एक्ट के अंदर इसको केंद्र के अंदर लिया गया और राज्यों से समाप्त कर दिया गया। केंद्र के अंदर लिया गया और राज्यों के अंदर समाप्त किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि द्वैत शासन राज्यों में कब तक चला? तो राज्यों में द्वैत शासन 1935 तक चला बच्चों, और 1935 में फिर कहां पर लाया गया? इसको केंद्र के अंदर लाया गया। द्वैत शासन को कहां पर लाया गया? केंद्र के अंदर लाया गया, और सभी विषयों को 2 भागों में बांटा गया, जैसा 1919 एक्ट में मैंने कहा था। एक थे संरक्षित विषय यानी आरक्षित विषय, और दूसरे थे हस्तांतरित विषय बच्चों, दूसरे थे हस्तांतरित विषय। इन 2 विषयों में सबको बांटा गया। अब सुरक्षित विषय कौन से थे और हस्तांतरित कौन से थे? हस्तांतरित थे जो खर्चे से संबंधित थे बच्चों, जहां पर सिर्फ एक खर्चा करना होता था, और सुरक्षित विषय थे जो आय से संबंधित थे। इसके बारे में मैं आपको 1919 एक्ट के अंदर भी बता चुका हूं पिछली कक्षा के अंदर बच्चों। कैसे इनके ऊपर निर्णय होता था ये विस्तार से देखने के लिए आप 1919 एक्ट को पढ़ें, उसी प्रकार का सेम है। तो ये था द्वैत शासन। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो प्रांत बनाए गए थे बच्चों, प्रांतों के अंदर एक निर्णय और लिया गया। जो प्रांत थे, प्रांत और केंद्र के अंदर, प्रांत के अंदर जो राज्यपाल नाम दिया गया, जो प्रांतों का शासक होगा उसका नाम राज्यपाल यहीं पर रखा गया था बच्चों। उसका नाम क्या होगा? जो प्रांतों का शासक होगा, जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका जो शासक नियुक्त किया गया उसे उस समय राज्यपाल कहा जाता था। वर्तमान में भी राज्यपाल ही कहा जाता है बच्चों, याद है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम कुछ बची हुई विशेषताएं और करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लें एक बार। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। सांप्रदायिक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। सांप्रदायिक जो प्रणाली थी उसका विस्तार किया गया। तो कैसे? मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 1919 के अंदर, 1935 के अंदर इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ। 1919 में कितने विषय लिए गए थे, 1935 में हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। फिर भी बच्चों यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 1935 एक्ट के तहत, 1935 एक्ट के तहत जो विस्तार किया गया उसके केवल 3 संप्रदायों के लिए किया गया। विस्तार किया गया कितने संप्रदायों के लिए? 3। कौन कौन से? इसके अंदर बच्चों जो 3 थे वो थे, नंबर 1 दलित, यानी विस्तार यहाँ पर इसका मतलब है बच्चों कि इनको आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। किसको? दलित को, महिलाओं को और मजदूरों को। और मजदूरों को बच्चों इसके अंदर सांप्रदायिक विस्तार प्रणाली के तहत 1935 एक्ट में कितना विस्तार हुआ, कितने संप्रदायों को इसके अंदर विस्तार का फायदा मिला, पूछा जा सकता है प्रश्न बच्चों। तो याद रखना 3 सांप्रदायिक विस्तार कितना? 3। कितने हुए? 3 को इसका लाभ हुआ, दलितों को, महिलाओं को और मजदूरों को इसका लाभ हुआ।
सातवां है बच्चों, उड़ीसा व बिहार को अलग अलग कर दिया गया। उड़ीसा व बिहार को अलग अलग कर दिया गया बच्चों, दोनों को अलग प्रांत बना दिया गया। उड़ीसा व बिहार को अलग प्रांत बनाया गया। केवल इन्हीं को अलग प्रांत नहीं बनाया गया बच्चों, बल्कि जो बर्मा का क्षेत्र था हमारा, बर्मा को भी अलग देश बना दिया गया भारत से निकालकर। प्रश्न पूछा जा सकता है, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? कब अलग किया गया बच्चों? 1935 में। 1935 अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। जैसे भारत के लिए जो ये 1935 एक्ट की विशेषताएं थी, 10 अनुसूचियां और 321 धाराएं, ये केवल भारत के लिए थी, उस क्षेत्र के लिए नहीं थी बच्चों। जो बर्मा का क्षेत्र था, जो बर्मा बनाया गया, उसके लिए अलग से, उसके लिए इसके अंदर अलग से धाराएं और सूचियां शामिल की गई थी। तो जो बर्मा के लिए धाराएं थी बच्चों, वो बता देता हूँ, 159 धाराएं थी उसके लिए और 6 अनुसूचियां बनाई गई थी बर्मा के लिए अलग से बच्चों, ये याद रखना जी। बर्मा के लिए इस एक्ट के तहत अलग से नियम बनाए गए, जिसके अंदर 159 धाराएं और 6 अनुसूचियां अलग से शामिल की गई थी बच्चों बर्मा के लिए जी। 1937 के अंदर भारत के अंदर चुनाव करवाए गए। देखो बच्चों, काफी महत्वपूर्ण विषय है कि भारत के अंदर चुनाव कब हुए। तो 1937 में भारत के अंदर चुनाव कराए गए अलग अलग प्रांतों में। तो जो 11 प्रांतों में उस समय अलग अलग चुनाव हुए। कितने? जो ब्रिटिश प्रांत थे उस समय 11 थे, उनके अंदर चुनाव कराए गए बच्चों 11 प्रांत। इन 11 प्रांतों में अलग अलग सरकार बनी बच्चों। 6 राज्यों में जो सरकार बनी वो कांग्रेस की सरकार बनी इस समय। जो 3 राज्यों में बनी बच्चों वो मिली जुली सरकार बनी, मिली जुली सरकार बनी। एक राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी उस समय होती थी बच्चों, यूनियनिस्ट पार्टी, उसकी सरकार बनी यूनियनिस्ट पार्टी की। और एक राज्य में जो कृषक के नाम से पार्टी थी बच्चों, यानी कि पंजाब के अंदर जो बनी वो थी कृषक के नाम से, कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, केपीपी, केपीपी, कृषक प्रजा पार्टी ये थी। तो ये 6 में कांग्रेस की, 3 में मिलीजुली, 1 में यूनियनिस्ट पार्टी और एक राज्य में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। हाँ, ये 6 राज्य कौन से बच्चों, चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। वैसे इतनी गहराई से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, नोट कर ले बच्चों, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। संयुक्त प्रांत और उड़ीसा, ये 6 राज्य थे जहां पर किसकी, कांग्रेस की सरकार बच्चों बनी। 3 राज्यों में मिली जुली सरकार बनी बच्चों, वो थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और असम। पंजाब के अंदर मैं आपको बता चुका हूं यूनियनिस्ट पार्टी की, और जो बंगाल के अंदर थी वो थी कृषक। बंगाल के अंदर कृषक, पंजाब के अंदर ये बनी थी बच्चों। तो ये याद रखना। ये इस प्रकार से 1937 में पहले चुनाव हुए। हाँ, जो ये 6 राज्य थे इसमें से बच्चों एक चीज याद रखना, जो बंबई उस समय राज्य था उसके अंदर जो 6 राज्य कांग्रेस की जिसके अंदर स्थापना हुई थी, तो सीएम वैसे इनके कभी नहीं पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, जो मद्रास था, सॉरी मुंबई नहीं, मद्रास के जो उस समय सीएम बने थे वो सी राजगोपालाचारी बने थे, सी राजगोपालाचारी बने थे बच्चों। तो इस प्रकार से 1937 में पहले चुनाव करवाए गए प्रांतीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषद के नाम से। जो ये 6 थे, यहाँ पर भी 2 सदन थे बच्चों, जैसे वर्तमान में भी कई राज्यों में 2 सदन हैं, तो यहाँ पर भी 2 सदन थे इन 6 राज्यों के अंदर, बाकी के अंदर एक ही सदन था। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अंतिम और महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं आज का, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखें बच्चों। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे।
तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। 1935 एक्ट के द्वारा ही इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। तो देखें भारतीय रिजर्व बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो बच्चों बनाया गया वो क्यों बनाया अंग्रेजों ने, क्या जरूरत पड़ी इसकी? भारतीय रिजर्व बैंक उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो भारतीय मुद्रा पर नियंत्रण रख सके, ताकि वो भारतीय मुद्रा पर नियंत्रण रख सके। आरंभ में बच्चों आरंभ में भारतीय रिजर्व बैंक एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था, निजी स्वामित्व वाला बैंक था आरंभ में बच्चों। जो ये बैंक था आरंभ में क्या था, निजी स्वामित्व था, इसके ऊपर निजी स्वामित्व वाला बैंक था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चों, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया कब? जब भारत आजाद हुआ, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चों। और अब ये गवर्नमेंट के हाथों में चला गया 1949 के अंदर। पहला प्रश्न यही पूछा सकता है बच्चों कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, लेकिन निजी स्वामित्व में। किसके? निजी स्वामित्व में, यानी कि निजी लोगों के हाथ में था इसका सारा कुछ। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चों 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को जब भारत आजाद हुआ तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, पहले किस प्रकार का उपक्रम था, निजी था, सरकारी था, अर्ध सरकारी था, क्या था, पूछा जा सकता है। तो ये निजी उपक्रम था बच्चों, पहले निजी स्वामित्व वाला ही बैंक था ये, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस प्रकार के उपक्रम के रूप में हुई, निजी, सरकारी, गैर सरकारी, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखना जी। तो अब बात होती है कि रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था बच्चों वो कहाँ पर था, जो मुख्यालय था वो कहाँ पर, मुख्यालय जो बनाया गया है इसका भारतीय रिजर्व बैंक का। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है बच्चों? उम्मीद करता हूं सभी को पता होगा, बंबई। कहां पर है? बंबई। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि 1935 में जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई उस समय मुख्यालय कहां पर बनाया गया था, तो कितने बच्चों को पता है कि उस समय इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो उस समय मुख्यालय बनाया गया बच्चों आरंभ में कहां पर बनाया गया था? कलकत्ता में। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था, बाद में इसको बंबई में लाया गया था बच्चों। बाद में कहां पर लाया गया था? बंबई में। तो वर्तमान में भी कहां पर है? बंबई में ही है। तो आरंभ में बिल्कुल कहां पर था? कलकत्ता में। याद रखना बच्चों, पूछा जा सकता है। कब लाया गया जी? देखो ये भी पूछा जा सकता है कि बंबई कब बनाया गया? 1937 में। 1937 में बंबई बनाया गया, वो वर्तमान में भी वहीं पर है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न इसके मुख्यालय के संबंध में ये भी याद रखना बच्चों, क्या प्रारंभ में जो मुख्यालय बनाया गया कलकत्ता में बनाया गया, बाद में कहां पर बनाया गया? बंबई में बनाया गया। कब बनाया गया? 1937 में। अब बात आती है कि इसके पहले गवर्नर कौन नियुक्त हुए। तो देखो बच्चों, सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर बने। सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है बच्चों, ये भारत के पहले गवर्नर थे आरबीआई के। बेशक वो निजी स्वामित्व के हाथ में था उस समय में, लेकिन पहले गवर्नर थे। और बड़ी कमाल की बात है बच्चों कि किसी भी नोट पर इसके हस्ताक्षर नहीं मिलते। पूछा जा सकता है आरबीआई के ऐसे गवर्नर का नाम बताएं जिसके हस्ताक्षर किसी भी नोट पर नहीं है। तो इन्होंने किसी भी नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए बच्चों, ये याद रखना। सर ओसबोर्न स्मिथ जो पहले ही हमारे सबसे प्रथम गवर्नर बने थे,
ओसबोर्न 1935 से 1937 तक ये लगभग रहे 2 साल, लेकिन किसी भी नोट पर इनके हस्ताक्षर नहीं हुए, ये बात याद रखना। किसी भी नोट पर इनके हस्ताक्षर नहीं हुए। हाँ, एक और ये भी पूछा जा सकता है, अब तक कितने आरबीआई गवर्नर ऐसे बने हैं जिन्होंने नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए? जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक कुल कितने गवर्नर ऐसे बने हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए? तो अब तक केवल 2 गवर्नर ऐसे बने हैं बच्चों जिन्होंने नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी उनके शासन के अंदर नोट नहीं छपा, हम ये कह सकते हैं। तो 2 गवर्नर। दूसरे कौन थे? दूसरे गवर्नर थे बच्चों भारतीय, के.जी. अंबिका ओंकार। तो दूसरे गवर्नर कौन थे? पहले तो ये थे और दूसरे थे के.जी. अंबिका ओंकार। अंबिका ओंकार, के.जी. अंबिका ओंकार, ये भी ऐसे ही थे जिनके कभी भी हस्ताक्षर नहीं हुए, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत कम था बच्चों, मात्र लगभग 1.5 महीना तक ये भारत के गवर्नर रहे थे, उस समय कोई नोट नहीं छपा। तो 2 ऐसे गवर्नर हैं बच्चों जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, पहले सर ओसबोर्न स्मिथ और दूसरे के.जी. अंबिका ओंकार। तो ये दोनों याद रखना बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे कितने गवर्नर हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए? तो कितने गवर्नर हैं जिनके नोट पर हस्ताक्षर नहीं है? ऐसे 2 गवर्नर हैं बच्चों जी। उसके बाद जो प्रथम भारतीय बने बच्चों, अगर बात आए कि प्रथम भारतीय कौन बने जो गवर्नर थे प्रथम भारतीय, तो वो थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जी, जो कि बाद में हमारे वित्त मंत्री भी नियुक्त हुए थे। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो ये भारत के वित्त मंत्री भी नियुक्त हुए थे। तो सी.डी. देशमुख पहले भारतीय थे जो गवर्नर बने। सी.डी. देशमुख 1943 में। कब बने? 1943 में। पहले भारतीय जो आरबीआई के अध्यक्ष नियुक्त हुए वो थे सी.डी. देशमुख 1943 में। तीसरी लोकसभा के अंदर इन्होंने वित्त मंत्री का पद भी बच्चों संभाला है। जवाहरलाल नेहरू की मंत्रिमंडल के अंदर ये वित्त मंत्री के रूप में शामिल हुए थे सी.डी. देशमुख। अब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था बच्चों, वो आपको पता ही है। उसके बाद राष्ट्रीयकरण के बाद अगर पूछा जाए कि पहले कौन बने, तो वो थे बी.आर. राव। राष्ट्रीयकरण के बाद यानी कि 1949 में, 1949 से तो यही है बच्चों, 1949 में जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो कौन बना? बेनेगल रामा राव। बेनेगल रामा राव, बेनेगल सर बेनेगल रामा राव, सर बेनेगल रामा राव, नहीं सॉरी, उस समय सर नहीं थे, सर केवल सी.डी. देशमुख के साथ लगाया था। अंग्रेजों द्वारा दी गई बातें होती थी बच्चों, इनके साथ सर लगता था, इनके साथ नहीं। बेनेगल रामा राव पहले भारतीय थे जो राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए थे बच्चों, बी.आर. राव, बेनेगल रामा राव। और ये 1949 से लेके लगभग 57 तक, हाँ जी, ये 1949 से 1957 तक भारत के गवर्नर रहे, आरबीआई के गवर्नर पद पर ये रहे जी। वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है बच्चों वर्तमान में, शक्तिकांत दास वर्तमान जो हमारे हैं। हाँ, ये पूछा जा सकता है शक्तिकांत दास भारत के कौन से गवर्नर हैं? कौन से गवर्नर हैं बच्चों? 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं भारत के। कौन से नियुक्त हुए हैं? 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं। और इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। इनका संबंध कहां से है बच्चों? उड़ीसा से है जी। तो ये थी बच्चों आरबीआई के संबंध में जानकारी, जो आरंभ में एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी थी, कह लो एक किस्म से, या निजी स्वामित्व वाला बैंक था। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। मुख्यालय कहां पर था? महत्वपूर्ण बिंदु है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है।
आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कौन सा था? तो कलकत्ता था बच्चों। ऑप्शन में 4 नाम दिए होंगे, आरबीआई का प्रथम मुख्यालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ऐसे। तो आपको क्या चुनना है? आपको उसमें कलकत्ता ही चुनना है। याद रहे 1937 में मुंबई ये स्थायी बनाया गया बच्चों, इससे पहले वो अस्थायी था। अगर स्थायी कहे भाई बात, आरबीआई का स्थायी मुख्यालय कहां पर? तो मुंबई में। और अस्थायी कहां पर बनाया गया था? कलकत्ता के अंदर। तो ये था बच्चों आरबीआई से संबंध। उम्मीद करता हूं आपको 1935 एक्ट समझ में आया होगा। इस एक्ट के बारे में कई क्वेश्चंस भी हैं बच्चों फेमस, जो कई बार पूछी जाती हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में क्या कहा था? जिन्ना ने इसके बारे में क्या कहा था? महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था बच्चों कि ये दासता का अधिकार पत्र है। क्या है? दासता का अधिकार पत्र। प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों एग्जाम में, किस भारतीय नेता ने 1935 अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नोट करें बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था कि एक ऐसा इंजन है जिसके अंदर ब्रेक तो है पर इस मशीन के अंदर इंजन ही नहीं है। ब्रेक तो है, ये एक ऐसा इंजन है जो अधिनियम है बच्चों जिसके अंदर ब्रेक तो है, बहुत ज्यादा ब्रेक है, लेकिन इंजन ही नहीं है इसके अंदर। जी, जिन्ना ने इसको गला सड़ा कहा था बच्चों। क्या कहा था? जिन्ना ने इसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। क्या उन्होंने कहा कि है पूर्णतः सड़ा हुआ है, यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। ये जिन्ना की टिप्पणी थी इसके ऊपर, यह पूर्णतः सड़ा हुआ है, ऐसा जिन्ना ने कहा था बच्चों इसके बारे में। जी, तो याद रखना बच्चों, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा बैक करके देखें बच्चों, जरूर समझ में आएगा। मैं आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से कराने वाला हूं। ये केवल एसएससी के लिए नहीं बच्चों, नेट वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, यूपीएससी वाले भी कर सकते हैं। तो सभी के लिए है, क्योंकि हम हर एक महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर करवाने की आपको कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु ना छूटे। अगर उसके बाद भी आपको लगता है बच्चों कि इसके अंदर कोई डाउट रहता है, तो हम एक दिन आपके डाउट की क्लास भी करेंगे, जिसके अंदर जितने आपके कमेंट होंगे उन सभी को मैं क्लियर करूंगा जो यहाँ तक का है। उसके बाद हम आगे जो भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे वो होगी। लेकिन यहाँ तक जो मैंने अभी तक आपको चार्टर एक्ट करवाए और जो अधिनियम करवाए, अगर यहाँ तक आपका किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी कमेंट भेजें। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही आपकी डाउटफुल जो कक्षा है वो शुरू की जाए और एक दिन आपके सारे डाउट क्लियर किए जाए। तो अपने डाउट लिखकर जरूर भेजें कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया है बच्चों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये ध्यान रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।